मीसो कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट। मीसो कंपाउंड्स। अब ये मीसो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखने से पहले हमें कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी मॉलिक्यूल शुड हैव कायरल कार्बन, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। और सेकंड कंडीशन थी मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक। अब ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि मॉलिक्यूल असिमेट्रिक क्यों होना चाहिए और सिमेट्रिक होता है तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रही हूँ, CH3C OH H C, यहाँ पे H OH एंड यहाँ पे CH3। ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा एक मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, CH3 OH H C OH H एंड यहाँ पे CH3। अब इन दो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, अब ये कौन सा कायरल है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये कार्बन क्या है, कायरल, और ये भी कार्बन क्या है, कायरल। अगर कायरल कार्बन दिखता है तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड मॉलिक्यूल में भी देखो, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है और यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, लेकिन ये जो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है ये भी मैं बताऊंगी। और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें दो कायरल कार्बन है और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव, एक फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है और सेकंड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों में ही दो दो कायरल कार्बन एटम्स है, फिर भी जो सेकंड वाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मॉलिक्यूल में सिर्फ कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ होता क्या है। पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इस कार्बन के लिए निकालते हैं। ये कायरल कार्बन है तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, इसको नंबर 1 देंगे। उसके बाद ये जो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे नेक्स्ट एटम ऊपर मिथिल में हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये जो नीचे पूरा बल्कि ग्रुप है उसको सेकंड नंबर देंगे हम, मिथिल को थर्ड देंगे और हाइड्रोजन को फोर्थ। तो यहाँ पे रोटेशन देंगे हम 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है जो कि वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तो ये R चेंजेस टू S आएगा, R चेंजेस टू S। मतलब जो सेकंड कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2S, 2 नंबर का S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखते हैं 1, ऊपर वाला जो बल्कि ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन है जैसे पहले देखा, यहाँ पे भी कार्बन है, देखो ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको अटैच ये कार्बन है और ऊपर भी एक कार्बन है, दोनों सेम है। तो नेक्स्ट आइटम देखते हैं, ऊपर ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये जो बल्कि ग्रुप है ऊपर वाला उसको सेकेंड जाएगा, थर्ड जाएगा मिथिल ग्रुप को, फोर्थ जाएगा हाइड्रोजन को। सो 1 2 3, तो ये क्या है, R है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल, तो R चेंजेस टू S। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है उन दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड मॉलिक्यूल में जिसमें दो कायरल कार्बन है फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। क्यों है वो देखते हैं। देखो ऑक्सीजन है, इसको नंबर 1, इस कार्बन को ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, बॉटम साइड पे। तो अब देखो दोनों कार्बन कार्बन, नेक्स्ट एटम मिथिल में हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो सेकंड प्रायोरिटी गोज टू दिस बॉटम साइड बल्कि ग्रुप एंड थर्ड प्रायोरिटी गोज टू मिथिल ग्रुप एंड फोर्थ गोज टू हाइड्रोजन। तो 1 से 2, 2 से 3, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल, तो R चेंजेस टू क्या होगा, S। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड कार्बन पे, तो सेकेंड कार्बन का आया S, थर्ड कार्बन को देखते हैं 1 ऊपर वाला, सेकेंड यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। अब आप देख सकते हो 1 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 3, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है, तो S चेंजेस टू क्या हुआ, R। ठीक है, तो थर्ड वाले जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आया R। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला जो 2 सेकंड नंबर का कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन है S एंड जो थर्ड वाला है उसका R। इसका मतलब जो सेकेंड वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कुछ ना कुछ एंगल, ठीक है, जब कुछ ना कुछ एंगल वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो थर्ड वाला है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
क्लॉकवाइज है मतलब ये प्लस रोटेशन दिखाएगा और ये माइनस रोटेशन दिखाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल जीरो रोटेशन दिखाएगा, मतलब ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो मीसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उसका रीजन है फर्स्ट थिंग इज ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ से अगर हम प्लेन पास करते हैं तो ये मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में क्या होता है, मतलब दो इक्वल हाफ्स बनते हैं इसके। अगर यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है एक दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। दूसरा रीजन इंटरनल कंपेंसेशन मतलब कैंसिलेशन। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला, फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट कंडीशन थी मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। लेकिन सिर्फ कायरल कार्बन से काम नहीं बनेगा, वहां पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। अगर वहां पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है तो मॉलिक्यूल क्या बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा मीसो कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक रहेगा, कहीं से भी सिमेट्री लगेगी तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। मीसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, इंटरनल कंपेंसेशन मतलब ये ऊपर सेकंड वाला आर एस है और थर्ड वाला आर, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस CH3 CClH, यहाँ पे Cl इस साइड पे, H इस साइड पे और यहाँ पे CH3, और बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ रोटेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रोटेशन दिखाया +36 डिग्री, और दूसरा मॉलिक्यूल आपको देंगे इस तरीके से CH3 CClH CClH CH3, और इसका आपको रोटेशन पूछे कि ये कितना रोटेशन दिखा सकता है। अब हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते कितना रोटेशन दिखाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको पूछा जाएगा कि रोटेशन कितना दिखाया जाता है तो पहले देखो कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो, पोलरिमीटर से आपको बताना मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई पोलरिमीटर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मॉलिक्यूल देखना है। तो मॉलिक्यूल देख के अगर आपको लगता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर प्लेन पास करूं तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट सेम है, मतलब इसमें से एक का आर कॉन्फिगरेशन आएगा, एक का एस कॉन्फिगरेशन आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, मतलब ये मीसो कंपाउंड है। तो यहाँ पे रोटेशन कितना होगा, 0। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ऑप्शंस देंगे ABCD, और वहां पे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, कायरल कार्बन नहीं देखना है, क्योंकि सभी ऑप्शन में कायरल कार्बन होगा। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए हर एक ऑप्शन में आपको कायरल कार्बन देंगे, आपको क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आगे देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कौन कौन सी सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो दो टाइप की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होता है। ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ता है मॉलिक्यूल में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, एक्सेस पास करके भी देखना पड़ता है कि एक्सियल सिमेट्री है क्या। तो वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करती हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। रिंग के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स लेंगे और वहां पे देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। उससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या रहता है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 मेंबर्ड रिंग। अब यहाँ पे देखो, इस रिंग में सबसे पहले हमें POS चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मैंने इसको सेंटर लगाया, यहाँ से ऊपर जाओ तो यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ से नीचे सेम नहीं है तो यहाँ पे COS नहीं है। अब POS देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूं, यहाँ से प्लेन पास करूं
तो इसका इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है। अगर कोई भी एक सिमेट्री वहां पे होगी तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब और 2-3 एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए। हमें पता है कि ये सेंटर है, ठीक है। आपका ये से ऊपर जाओगे तो सेम कॉर्नर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सीओएस नहीं है, नो सीओएस। अब देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है क्या। अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे पीओएस है। पीओएस है मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सीओएस तो नहीं होगा, पीओएस देखते हैं। अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूं, प्लेन पास करने के बाद यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे ए है क्या, नहीं है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, डी है। तो प्लेन पास करने के बाद यहाँ पे ए से ए मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। क्यों बनाया ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर डिसिमिलर है। यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 मेंबर रिंग में हमने देखा। और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए लू, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, यहाँ से अगर प्लेन पास करूं तो ये 2 सी सी हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ए और बी है एक दूसरे के सामने। तो ये अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सीओएस तो नहीं होगा यहाँ पे। पीओएस देखते हैं। अब देखो ऐसा कट करने के बाद आपको लगेगा ए के सामने बी है इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। किस तरीके से, देखो ये आपका ट्रायंगल है, हम वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करूं तो ये ऊपर ए है और यहाँ पे नीचे भी क्या है, ए है। तो ये सेम सेम है, यहाँ पे बी है ऊपर और यहाँ पे भी क्या है, बी है। यहाँ पे ऊपर सी है और यहाँ पे भी क्या है, सी है। तो जो ट्रायंगल है उसको ऐसे कट करना है, मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। अगर ये ट्रायंगल का कॉर्नर है यहाँ पे, तो ऊपर भी ए है और नीचे भी क्या है, ए है। हम ट्रायंगल को ही काटेंगे इस तरीके से। ये डस्टर मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है, तो अगर बीच में से प्लेन पास करूं मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अब प्लेन के ऊपर सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं और नीचे भी क्या दिख रहे हैं, सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। हमें हर तरह से प्लेन डाल के देखना है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम 4 मेंबर रिंग में देखते हैं। पहले मैं पूरी 4 रिंग्स